इस कक्षा में हम राजस्थान में होने वाले 3 शासकों के मध्य देबारी समझौता और उस देबारी समझौते को समझने का प्रयास इस कक्षा में हम करेंगे। अगर हम देबारी समझौते को पढ़ने की कोशिश करें तो हमें यहाँ पर उनके कुछ आयामों को देखने की आवश्यकता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि देबारी समझौते के पीछे की पृष्ठभूमि क्या है, वे कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जिनकी वजह से राजपूताना के शासकों ने इस समझौते को करने का प्रयास किया। फिर हम देखेंगे इस देबारी समझौते में कौन कौन सी शर्तें रखी गई थी, उस समझौते को किस प्रकार से क्रियान्वयन किया गया था, और अंत में देखेंगे कि जो तत्कालीन मुगल बादशाह है उन्होंने देबारी समझौते की शर्तों को क्यों स्वीकार कर लिया और कैसे राजपूताना के जो शासक हैं उनके द्वारा जो पैतृक राज्य है उनको वापिस लौटा दिए। तो अगर इसको इस प्रकार से पढ़ेंगे कि केवल देबारी समझौता कब हुआ, किन के मध्य हुआ, तो शायद मेरे हिसाब से जो वर्तमान काल में जितने भी आरपीएससी और आरएसपी जो आपकी एग्जाम कंडक्ट करवा रही है उसमें अब इस प्रकार के प्रश्न पूछने की संभावना नहीं के बराबर है। जब तक आपको किसी टॉपिक की गहराई तक आपको नॉलेज नहीं होगी तब तक ना तो आप किसी टॉपिक को अच्छे प्रकार समझ पाएंगे और नहीं आप परीक्षा में उनके उत्तर या उनके जो ऑब्जेक्टिव हैं उनमें से उचित उत्तर को आप चयन कर पाएंगे। तो हम इस समझौते को एक संपूर्ण आयाम के रूप में देखने का प्रयास करेंगे ताकि आसानी से टॉपिक आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले हम इसकी पृष्ठभूमि को देख लेते हैं। तो विद्यार्थियों देखिए, यहाँ पर जो देबारी समझौता है वे राजस्थान के 3 राजवंशों के बीच में हुआ, जिसमें जोधपुर के शासक, आमेर के शासक और मेवाड़ के राणा सम्मिलित थे। अगर हम इस देबारी समझौते की प्रक्रिया को, प्रोसेस को समझने का प्रयास करें तो हम ये जान पाएंगे कि जो समझौता है ये अपने खोए हुए क्षेत्रों की पुनः प्राप्ति के प्रयास का परिणाम है। जोधपुर के और आमेर के शासकों ने जो अपने पैतृक रियासतें या पैतृक जो आपके क्षेत्र खोए हैं उनकी पुनः प्राप्ति हेतु जो प्रयास किया गया है उस प्रयासों का परिणाम ही आगे निकलकर आपके देबारी समझौते के रूप में सामने आया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखने की कोशिश करते हैं कि जोधपुर की तत्कालीन स्थितियां क्या थी। जोधपुर में या हम कह सकते हैं मारवाड़ में 1638 से लेकर 1678 के बीच में जसवंत सिंह प्रथम का शासन था। जब ये शासक बने तब मुगल बादशाह थे शाहजहां और इनके साथ इनके संबंध मधुर ही रहे। और शाहजहां की मृत्यु के बाद में जो अगले शासक बने जो अपनी कट्टरपंथी नीतियों के लिए कुख्यात था, औरंगजेब के जसवंत सिंह प्रथम के साथ मधुर संबंध नहीं थे। औरंगजेब हमेशा ये चाह रहा था कि कैसे न कैसे करके मारवाड़ की रियासत पर मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण हो जाए और वो इसी स्थितियों को देखने की कोशिश कर रहे थे। सन 1672 में उत्तर पश्चिमी भारत, और क्योंकि काबुल उस समय भारतीय भाग था तो उत्तर पश्चिमी भारत में जो स्थान है आपके काबुल, वहां पर शांति स्थापना के उद्देश्य से सन 1672 में काबुल में आपके जसवंत सिंह प्रथम की नियुक्ति कर दी गई और काबुल क्षेत्र में ही शांति स्थापित करते हुए सन 1678 में जमरूद नामक स्थान पर, आधुनिक अफगानिस्तान में ही स्थान, और इस स्थान पर आपके जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु हो गई। जब ये सूचना आपके औरंगजेब तक पहुंची कि जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु हो चुकी है सन 1678 में, तब औरंगजेब के मुंह से जो सबसे पहला शब्द निकला था वो ये था कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया। कुफ्र का मतलब होता है धर्म विरोध। इनका औरंगजेब की यह मानना था क्योंकि जसवंत सिंह ने शाहजहां के काल से ही मुगलों का सहयोग किया है तो एक प्रकार से धर्म के विरुद्ध हो जाएगा कि उनके क्षेत्रों को हमें छीन ले। लेकिन अब जसवंत सिंह प्रथम ही नहीं रहा, जो धर्म विरोध का दरवाजा है वही टूट गया है, तो अब हमारे लिए आसानी होगा कि हम मारवाड़ के क्षेत्रों को मुगल साम्राज्य मिला ले। और ऐसा ही किया क्योंकि जब जसवंत सिंह की मृत्यु हुई थी तब उस समय जो उनके जो बालक हैं जो माँ के गर्भ में थे उनका जन्म नहीं हो पाया, तो जो शिशु जो अजीत सिंह है उनको उन्होंने मारवाड़ का शासक स्वीकार नहीं किया और मारवाड़ को खालसा क्षेत्र घोषित करके मुगल साम्राज्य मिला लिया। अब ये जो खालसा क्षेत्र होता है ये क्या होता है, जैसे मानिए ये आपके मुगल साम्राज्य है और मुगल साम्राज्य में 2 प्रकार के क्षेत्र होते थे। एक तो वे क्षेत्र जो प्रत्यक्ष रूप से मुगल शासकों के अधीन होते थे और एक वह क्षेत्र जो अप्रत्यक्ष रूप से मुगल शासकों के अधीन होते थे। यहाँ पर स्थानीय शासक स्वयं शासन करते थे। तो जो प्रत्यक्ष रूप से भूमि जो मुगल साम्राज्य के अधीन आती है उसी को बोलते हैं खालसा क्षेत्र, जिस पर मुगल शासकों का सीधा नियंत्रण होता है। अब जो अधीनस्थ शासक होते हैं, जैसे मान लीजिए अब ये मारवाड़ है तो मारवाड़ में शासन तो आपके जसवंत सिंह प्रथम का है लेकिन वो मुगलों के अधीन है, तो इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ मुगलों का शासन है। लेकिन जैसे मारवाड़ में
आपके जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई तो इस मारवाड़ को प्रत्यक्ष रूप से मुगलों के अधीन लाया गया और उसे खालसा घोषित कर दिया गया। तो जो आपके औरंगजेब चाह रहा था उसको भी आपके हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से मौका मिला सन 1678 में। अजीत सिंह ने सन 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो उनकी मृत्यु के उपरांत अपने क्षेत्रों को फिर से प्राप्त करने का प्रयास किया और अपने क्षेत्रों को प्राप्त करने के लिए उन्होंने आमेर और मेवाड़ के शासकों संबंध स्थापित किए और जो संबंध स्थापित किए उसी का परिणाम जो निकल कर आया वे था देबारी समझौता। तो आप यहाँ पर यह बात समझ चुके हैं कि आखिरकार मारवाड़ के शासक इस देबारी समझौते में क्यों शामिल हुए। तो इसका एक निष्कर्ष ये निकलता है क्योंकि जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु के बाद जब औरंगजेब ने मारवाड़ को खालसा घोषित कर दिया और औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो जसवंत सिंह प्रथम के पुत्र है अजीत सिंह अब वो अपने क्षेत्रों को फिर से लेना चाहते हैं, तो लेने के लिए उन्होंने आमेर और मेवाड़ के शासकों से मदद मांगी है और उस मदद के परिणाम स्वरूप जो समझौता हुआ है वो है आपके देबारी समझौता। इसी प्रकार अगर हम आमेर की स्थितियों की बात करेंगे तो आमेर के 1700 से लेकर 1743 के बीच में जो शासक थे उनका नाम था सवाई जय सिंह द्वितीय। जब ये शासक बने तब मुगल सम्राट औरंगजेब थे और सन 1707 में सब जानते औरंगजेब की मृत्यु हो गई और लेकिन जसवंत सिंह द्वितीय को अपने ही गृह क्लश के रूप में आपको हम देख सकते हैं कि विपरीत स्थितियों का सामना करना पड़ा है। उनके भाई थे विजय सिंह जो स्वयं आपके आमेर के शासक बनना चाहते थे। तो एक प्रकार से जय सिंह को उन्हीं के परिवार से चुनौती मिल रही थी। अब स्थिति कैसी बदलती है जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तब मुगल गद्दी को प्राप्त करने के लिए उनके दो पुत्र मुअज्जम जिन्हें हम बहादुर शाह प्रथम के नाम से भी जानते हैं और आजम, इन दोनों के बीच में उत्तर प्रदेश में एक स्थान है जजाऊ, वहां पर सन 1707 में युद्ध होता है जजाऊ का युद्ध। इस युद्ध में जो आपके मुअज्जम है और आजम है उन्होंने राजपुताना के अनेक शासकों से सहायता मांगी है। आजम की यहाँ पर सहायता की है सवाई जय सिंह द्वितीय ने, लेकिन जो सवाई जय सिंह द्वितीय के भाई हैं विजय सिंह उन्होंने सहायता की है मुअज्जम की और मेवाड़ के राणा अमर सिंह द्वितीय ने भी सहायता की है मुअज्जम की। तो जजाऊ का जब युद्ध हुआ तो उस युद्ध में मुअज्जम की विजय होती है और वो मुगल शासक बनता है और उसे ही हम इतिहास के अंदर बहादुर शाह प्रथम के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से आजम इस युद्ध में हार चुका है और सवाई जय सिंह द्वितीय भी इस युद्ध में आपके पराजित हो चुके हैं। अब इस युद्ध का परिणाम क्या निकला कि जब मुअज्जम आपके बहादुर शाह प्रथम के रूप में शासक बना तो सबसे पहले उसने आमेर को खालसा घोषित कर दिया, वहां पर सवाई जय सिंह को हटा दिया। इसका पहला कारण यही था क्योंकि सवाई जय सिंह ने बहादुर शाह के विरुद्ध जाकर आजम का साथ दिया था। और यहाँ पर हम जानते हैं कि आमेर का नाम पहले उसने इस्लामाबाद किया और बाद में उसे बदलकर आपके मोमिनाबाद कर दिया। कुछ समय के बाद बहादुर शाह प्रथम ने सवाई जय सिंह के भाई विजय सिंह को आमेर का शासक बना दिया और उसे मिर्जा राजा की उपाधि दे दी। इसका अर्थ यह हो गया कि अब आमेर में सवाई जय सिंह द्वितीय साम्राज्य विहीन हो गया। अगर आपने मारवाड़ की और आमेर की स्थिति को देख लिया है तो शायद अगली स्लाइड के दो प्रश्न आप उसको आसानी से कर पाएंगे कि सन 1707 में राजपुताना के दो शासक साम्राज्य प्राप्ति का प्रयास कर रहे थे क्योंकि दोनों ही साम्राज्य विहीन हो गए हैं। वो है मारवाड़ के अजीत सिंह और आमेर के सवाई जय सिंह द्वितीय। अब इन दोनों ने मिलकर मेवाड़ के राणा अमर सिंह द्वितीय के पास यह आपकी अपील की कि वो उन्हें उनके पैतृक राज्य प्राप्ति में सहयोग करें और इन तीनों के बीच में फिर जो आपके समझौता होता है उसे ही आपके देबारी समझौता कहा जाता है। तो आपने 5-7 मिनट में जो ये कहानी पढ़ी है, जो ये आपके हम कह सकते हैं कॉन्सेप्ट पढ़ा है, इससे आपको आसानी समझ में आ जाएगा कि आखिरकार देबारी समझौता हुआ क्यों है। कई बार बच्चे देखते हैं कि आमेर का नाम इस्लामाबाद कर दिया, मोमिनाबाद कर दिया, हटकर तो चले गए, पर कभी ये पूछने का प्रयास नहीं किया स्वयं से कि क्यों कर दिया। तो अगर आपने क्यों का जवाब ढूंढ लिया तो हर प्रश्न आपको समझ में आ जाता है। तो देबारी समझौता आपके 1708 में हुआ है और इसमें मारवाड़ के आपके अजीत सिंह, आमेर के आपके सवाई जय सिंह द्वितीय और मेवाड़ के राणा अमर सिंह द्वितीय ने भाग लिया है। तो ये भी आप समझ गए कब हुआ है और किन किन के मध्य हुआ है। अब इसमें शर्तें क्या है। जो पहली शर्त हमें नजर आती है कि जो आमेर के आपके माफ कीजिए मेवाड़ के राणा अमर सिंह द्वितीय है वे दोनों को उनके पैतृक क्षेत्रीय प्राप्ति में सहयोग करेंगे। यहाँ पर दोनों से तात्पर्य हो गया अजीत सिंह और सवाई जय सिंह द्वितीय। राणा ने अपनी पुत्री चंद्र कुंवरी का विवाह आमेर के शासक सवाई जय सिंह द्वितीय से कर दिया और ये तय किया था कि अगर इनसे कोई पुत्र उत्पन्न होता है, किनसे पुत्र उत्पन्न होता है यहाँ पर आप सही प्रकार से पढ़ने का प्रयास करें। सवाई जय सिंह द्वितीय और सवाई जय सिंह द्वितीय का विवाह हुआ आपके राणा अमर सिंह की जो पुत्री थी चंद्र कुंवरी उनसे हुआ। जब विवाह किया गया इनका तो राणा ने एक शर्त रखी कि अगर इनसे कोई पुत्र उत्पन्न होता है तो वो पुत्र ही आने वाले समय में आमेर का शासक बनेगा और इनसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ था जिनका नाम था माधो सिंह
और ये भी शर्त रखी गई थी, अगर पुत्र उत्पन्न नहीं होता, अगर पुत्री उत्पन्न होती है तो इसका विवाह किसी मुस्लिम सरदारी शासक से नहीं होगा। जब हम आगे देखते हैं कि जयपुर में जो उत्तराधिकारी संघर्ष होता है उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण आपके ये देबारी समझौता होता है, जिसको हम अगली कक्षा में पढ़ने का प्रयास करेंगे। अब आपके इस समझौते की क्रियान्विति कैसे हुई, समझौता तो हो चुका है, अब उसको क्रियान्वयन कैसे करेंगे। तो राणा अमर सिंह द्वितीय ने श्यामलदास और मेहता साहनी चतुर्भुजोध के नेतृत्व में आमेर और मारवाड़ की सहायता के लिए सेना भेजी। और सबसे पहले ये सेना आपके मारवाड़ पहुंची है और मारवाड़ में मेड़ता के मुगल फौजदार मखसूस खां को और जोधपुर के मुगल फौजदार मेहराब खां को, जो आपकी दोनों ही मखसूस खां और मेहराब खां ये दोनों ही आपके बहादुर शाह द्वारा नियुक्त फौजदार थे, इन दोनों को परास्त कर दिया गया है। और 1708 में मारवाड़ पर अजीत सिंह का अधिकार हो गया और इनका राज्याभिषेक हुआ। और राज्याभिषेक करने वाले और कोई नहीं, सवाई जयसिंह द्वितीय थे। जब सवाई जयसिंह द्वितीय ने मारवाड़ के शासक अजीत सिंह का राज्याभिषेक किया तो अजीत सिंह ने संबंधों को और प्रगाढ़ करने के लिए, मजबूत करने के लिए अपनी पुत्री सूरज कुंवरी के विवाह सवाई जयसिंह द्वितीय से कर दिया और फिर उनसे ईश्वर सिंह का जन्म हुआ। तो इस प्रकार से आप यहाँ दो बातें समझने का प्रयास कीजिए कि आपके ये सवाई जयसिंह है और सवाई जयसिंह द्वितीय से आपके मारवाड़ के शासक अजीत सिंह भी अपनी पुत्री का विवाह करते हैं और राणा अमर सिंह द्वितीय भी अपनी पुत्री का विवाह करते हैं। राणा अमर सिंह की जो पुत्री थी उनका नाम था चंद्र कुंवरी और अजीत सिंह की जो पुत्री थी उनका नाम था सूरज कुंवरी। और सूरज कुंवरी से जो आपके पुत्र उत्पन्न हुआ है वो था ईश्वरी सिंह और चंद्र कुंवरी से जो पुत्र उत्पन्न हुआ है उसका नाम है आपके माधो सिंह। और हम देखते हैं जब जयपुर में सवाई जयसिंह द्वितीय के बाद शासक कौन बनेगा, जब ये प्रश्न उठता है तब इसी ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच में आपके उत्तराधिकार के लिए संघर्ष होता है। तो हम जानते हैं कि जो जयपुर का उत्तराधिकार संघर्ष है उसके पीछे जो कारण था वो देबारी समझौता था। अगर हम आगे बात करेंगे, अब मारवाड़ तो जीत लिया गया है, अब आमेर में किस प्रकार से सत्ता वापस स्थापित करेंगे। तो आमेर के जो मुगल फौजदार हैं सैयद हुसैन खां बारा, जो आपके बहादुर शाह द्वारा नियुक्त था, उसको परास्त किया गया और सवाई जयसिंह द्वितीय ने आमेर पर अधिकार कर लिया। लेकिन अंत में 1710 के आसपास जाकर बहादुर शाह प्रथम ने आमेर में सवाई जयसिंह द्वितीय को और मारवाड़ में अजीत सिंह को शासक रूप में मान्यता दे दी। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर विद्यार्थियों के जो आपके देबारी समझौता है, इस देबारी समझौते की पृष्ठभूमि क्या है, मारवाड़ की स्थितियां क्या है, आमेर की स्थितियां क्या है, किस प्रकार से समझौता तीन शासकों के बीच में हुआ, कौन सी इसमें शर्तें थी, शर्तों किस प्रकार से क्रियान्वयन किया गया, ये सारी बातें देख ली। अब जो अगला प्रश्न आपके सामने आता है, बच्चे यहीं तक पढ़कर छोड़ देते हैं, लेकिन जब RS मेन जैसे एग्जाम आप जाओगे, सिविल एग्जाम जब जाते हो तो जहां तक आप पढ़कर जाते हो उसका अगला प्रश्न ही आपसे पूछ लिया जाता है। जैसे यहाँ पूछने का प्रयास किया है, जब आप राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमिक पुस्तकें पढ़ते हैं तो वहां पर आपको इन प्रश्नों का सामना करना पड़ता है। और प्रश्न क्या है कि मुगल बादशाह द्वारा देबारी समझौता को स्वीकार क्यों किया गया। आखिर मुगल बादशाह था, पूरा देश उसके अधीन था, तो 1710 के अंदर हम कह सकते हैं कि मुगलों की स्थिति इतनी भी बुरी नहीं हुई थी, फिर भी उन्होंने इस समझौते को क्यों स्वीकार किया। तो इसका पहला कारण था राणा अमर सिंह द्वितीय का प्रभाव। आप सब जानते हैं जब जजाऊ का युद्ध हुआ था, उस जजाऊ के युद्ध में मुअज्जम अर्थात बहादुर शाह प्रथम का सहयोग राणा अमर सिंह द्वितीय ने किया था। तो एक प्रकार से राणा अमर सिंह द्वितीय ने ही मारवाड़ और आमेर के शासकों को सहयोग किया था उनका पैतृक राज्य वापस लेने के लिए। तो राणा अमर सिंह द्वितीय के प्रभाव में आकर ही मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम ने उन दोनों शासकों को उनके पैतृक क्षेत्र लौटा दिए। एक ये भी है कि तीनों शासक सम्मिलित रूप से मुगल बादशाह के लिए भी बाधा बन सकते थे। हम जानते हैं कि अधिकांश मुगल शासक थे, उन्होंने प्रयास किया कि राजपुताना के शासकों के साथ हमें संबंध मजबूत रहे और इसी नीति को शुरुआत की थी अकबर ने सुलह कुल की नीति के तहत। और अकबर ने अच्छे खासे समय के लिए शासन किया था क्योंकि मारवाड़ के राजपुताना के अधिकांश शासक उसके सहयोगी रहे हैं, अधिकांश शासक। और हम देखते हैं जो तीन शासक हैं आपके, एक प्रकार से आमेर के शासक, मारवाड़ के शासक और आपके मेवाड़ के शासक, जो राजस्थान के तीन मुख्य स्तंभ है। अगर तीनों एक हो जाएंगे तो हो सकता है कि तीनों एक होकर दिल्ली को चुनौती दे दे, मुगल बादशाह को चुनौती दे दे। और मुगल बादशाह चूंकि 1707 में शासक बनाई है और 1710 में वो इस स्थिति में नहीं है कि इन तीनों की चुनौती को स्वीकार कर सके, इसलिए उन्होंने इस समझौते को स्वीकार किया। मुगल दरबार में खुद में गुटबंदी बढ़ती जा रही थी, एक शासक आ रहा है, दूसरा जा रहा है, तीसरा आ रहा है। हम जानते हैं कि हर 2 या 3 साल के बाद में, औरंगजेब के बाद में शासक परिवर्तन होते जा रहे हैं। तो मुगल दरबार खुद गुटबंदी और भ्रष्टाचार में लिप्त होता जा रहा था। तो अब ये बहादुर नहीं चाह रहा था कि और उसके लिए मुश्किलें बढ़े और 1710 के आसपास सिख समुदाय ने पंजाब में विद्रोह कर दिया, सरहिंद को जीत लिया और दिल्ली पर आक्रमण की तैयारी थी। अब इसका क्या अर्थ हुआ, जैसे आपके ये भारत का भाग है आपके ये,
तो ये वाला राजपूताना है और यहाँ पर पंजाब है। और पंजाब में 1710 में सिखों ने विद्रोह कर दिया था, सर हिंद को जीत लिया था और अब यही पंजाबी जो विद्रोही सेना है दिल्ली की ओर प्रस्थान कर रही थी। तो बहादुर शाह एक तरफ से पंजाब से जूझ रहा था, अब वो नहीं चाहता था कि राजपूताना भी अपना शत्रु बन जाए। अगर राजपूताना के शासक और पंजाब के विद्रोही एक हो जाएंगे तो दिल्ली इनसे दूर नहीं होगी। तो इसलिए दिल्ली को सुरक्षित रखने के लिए, पंजाब के विद्रोहियों को समाप्त करने के लिए उन्होंने राजपूताना के शासकों को सहयोगी बनाना उचित समझा और इस सहयोगी बनाने की प्रक्रिया में ही बहादुर शाह प्रथम ने 1710 में अंदर देबारी समझौते को स्वीकार कर लिया। तो इस प्रकार से मुगल बादशाह द्वारा आमेर और मारवाड़ को उनके पैतृक स्वामी को लौटाने के पीछे क्या कारण रहे वो भी हमने देख लिए। अब अगली कक्षा में हम ऐसी किसी रुचि के टॉपिक को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।